नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का 19वां दिन और ये संसद का चल रहा है पार्ट। अभी ये है संसद का चौथा पार्ट और ये आज संसद का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज संसद का लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, आज 35 प्रश्न आपको कराया जाएगा और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बी है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आप लोग अपना अपना जवाब दें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आप सभी का कितना आप लोग सही किए हैं, कितना आंसर आप लोग सही किए हैं। और तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। और दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका तैयारी होते रहे। बिहार स्टेट और अगर सीटेट केवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखिए, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? किस पटल पर रखा जा सकता है कोई कानूनी विधेयक? तो ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों में से संसद के एक पटल पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी दोनों में से संसद के एक पटल पे रखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, थर्ड प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक वर्ष में संसद की कितनी बार बैठक होती है? तो मात्र 2 बार एक वर्ष में संसद की बैठक होती है। 6 माह के अंतराल पे ये बैठक होती है, तो ये याद रखिएगा, 2 बार होती है एक साल में। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए? तो मैंने अभी बताया कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितना होना चाहिए, तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और साल में कितना बैठक होती है? तो 2। ठीक है, 6 और 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 प्रश्न है कि भारतीय संसद बनती है, भारतीय जो संसद है ये किस किस से मिलकर के बनती है? ऑप्शन है, केवल लोकसभा से, बिल्कुल गलत। लोकसभा और प्रधानमंत्री, ये भी गलत है आपका। सी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। संसद जो बनता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन कौन शामिल होता है भारतीय संसद में? देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। तो ऑप्शन ए है लोकसभा एवं राज्यसभा, गलत। बी है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये भी गलत। लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? राज्यसभा, है ना, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो ये राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति, तो ये तीनों के मिलने से बनती है भारतीय संसद। आंसर हो गया दोस्तों आपका डी। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। सांसद जो है विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कितने दिन वो बिना सदन को सूचना दिए अगर वो अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन दे दिया गया है आपको,
60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है सभी एग्जाम में कि 60 दिन तक अगर बिना सूचना दिए हुए अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति से बिना अनुमति 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, यानी सर्वप्रथम कह रहा है वो कौन था जिसको मतलब कि सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया, वो कौन था ये बताना है। ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का था, या फिर सी है पंजाब विधानसभा का था, या राजस्थान विधानसभा का था। तो वो कौन सी विधानसभा का था दोस्तों, तो वो था राज्यसभा का। आंसर हो जाएगा ये नंबर, राज्यसभा का वो सांसद था। अगला प्रश्न देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संसद के सदस्य के विशेषाधिकार और उसके उन्मुक्ति को निर्धारित करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 117। तो क्या हो जाएगा 9 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 में ये प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि किसी मंत्री के विरुद्ध, कोई भी मंत्री है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है ना। कब उठाया जाएगा? ऑप्शन ए है सरकार में विश्वास खो देता है, बी है लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या सी है किसी मामले के तथ्यों को रोकने या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देना, या डी है आपको मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी किसी मामले के तथ्यों को रोकना है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उठाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। वो कौन है जिनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार है? तो ऑप्शन दिया गया है संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्य को, बी है संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्य को, या सी है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को, या फिर डी है आपका राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर, यानी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार है। आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी आपको पैसा नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी कितना कितना सही किए। 12 नंबर प्रश्न है संसद राज्य सूची के किस विषय के संबंध में कानून बना सकती है? जो संसद है हमारे, तो ये राज्य सूचियां 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है किस विषय के संबंध में? ठीक ना। तो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति की इच्छा से, बी है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी है किसी भी परिस्थिति में, या डी है संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 13 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो कोई भी कानून बनाएगी तो कैसे बनाएगी? ऑप्शन ए है सभी राज्यों की सहमति से,
बी है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, या आपका सी है संबंधित राज्यों की सहमति से, या डी है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर, यानी वो बिना किसी राज्य की सहमति से भी वो कानून बना सकती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। तो 14 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253, आंसर नंबर डी। चलिए आप लोग अपना अपना जवाब देते रहें और लास्ट में ज़रूर आप सभी कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आप कितना सही किए, 10 सही किए, 15 सही किए, 12 सही किए, 20 सही किए। थोड़ा सा बताते हैं ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा है ना कि हाँ आप लोग इतना थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है ना? निम्न क्रिया विधियों, कौन सी क्रिया विधि के द्वारा ऐसी जो धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी, है ना, जो एक बार लोकसभा के द्वारा क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, किंतु राज्यसभा के द्वारा उसे संशोधित किया गया हो। ऑप्शन ए है यह राष्ट्रपति को जाएगा, बी है यह लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, या सी है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या डी है यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए इसे पारित कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जो संसद है किस रीति से प्रशासन का नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन का नियंत्रण करती है? ऑप्शन देखिए, ए है संसदीय समितियों के माध्यम से, बी है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, या सी है आपको प्रशासकों के आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या डी है कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आंसर नंबर आपका ए। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना को क्या कहते हैं? ठीक ना, जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन के सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ये है मर्यादा, बी नंबर ऑप्शन है आपका पक्ष त्याग करना, सी है अंतर प्रदान और अंत यहाँ र हो जाएगा, ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन है आपका अंत प्रदान, ठीक है, और डी है आपको बैठ जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैठ जाना। इस घटना को कहते हैं बैठ जाना। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, थोड़ा टफ प्रश्न है, लेकिन सभी प्रश्न को आपको लाया गया है ताकि आपको कोई किसी प्रकार का प्रश्न पूछे एग्जाम में तो आपका छूट न पाए। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, देखिए शून्यकाल, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शून्यकाल जो है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है इसका देन कौन से देश का देन है? ऑप्शन ए है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की। तो शून्यकाल दिया है कौन? भारत, है ना, ये भारत का ही देन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है शून्यकाल का? तो ऑप्शन ए है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी है निलंबित प्रस्ताव, या सी है आपको स्थगन काल, या डी है प्रश्न उत्तर सत्र। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? प्रश्न उत्तर सत्र। आंसर नंबर डी, यानी शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर,
20 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है शून्यकाल की अवधि? ऑप्शन ए है 30 मिनट, बी है 1 घंटा, सी है अनिश्चित काल के लिए, या फिर डी है 2 घंटा। तो शून्यकाल की जो अवधि होती है वो मात्र 1 घंटा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न काल के जो बाद का जो समय होता है ना दोस्तों, उसी कहा जाता है शून्य काल। ठीक है, 21 प्रश्न है आपका कि पार्लियामेंट द्वारा यानी संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? यानी वयस्क माना जाएगा एक व्यक्ति को जब वो कितने वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन है 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो ये है 18 वर्ष के बाद आयु को क्या माना जाता है? वयस्क माना जाता है। और 18 वर्ष के बाद वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और काफ़ी हल्का प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 22 कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है रेल मंत्रालय द्वारा, या सी है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, या आपका डी है परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि लोकसभा में 23 प्रश्न देखिए कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहुत निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस, आम बहुत नहीं है दोस्तों, आम बहस होगा यहाँ पे। आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए है विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी है द्वितीय वाचन में, या सी है प्रतिवेदन स्तर पर, या डी है तृतीय वाचन में। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय वाचन में, यानी लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखिए आपका 24 नंबर। 24 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? वो कौन सा समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, बी है आपका सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, सी है आकलन समिति, या डी है सरकार की आश्वासन समिति। 24 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25। और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दे, और वीडियो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। 25 प्रश्न नंबर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न कौन सा सर्वोच्च है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में कौन सा सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद, या डी है आपका धर्म। 25 का हो जाएगा संविधान। जो हमारा संविधान है इसे सबसे सर्वोच्च माना जाता है। काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है। 26 प्रश्न है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए है संसद को, बी है राष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को, या डी है आपको वित्त मंत्री को। तो ये प्रस्तुत जो करती है वो संसद को प्रस्तुत करती है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लेखा समिति। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 प्रश्न देखते हैं कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य जो क्या है संसद की जो लोक लेखा समिति है? ऑप्शन ए है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, बी है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, सी है नीति आयोग के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी शासन के वित्तीय लेखा विनियम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। आंसर नंबर ए हो गया आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया
ये प्रश्न हम लोग देखे थे पहले। ऑप्शन ए है लोकसभा के स्पीकर को, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी है भारत के राष्ट्रपति को, या डी है संसदीय मामलों के मंत्री को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का हो जाएगा आपको, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आप लोग जवाब दे। इसका आंसर हो जाएगा भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, आंसर नंबर बी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी लोक लेखा जो समिति है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करेगी ना, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करेगी। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बी नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है ना। सार्वजनिक व्यय पे संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, बी है आपका ऑप्शन बी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है प्राक्कलन समिति, या डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है ना। अंग उसका संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न है। 30 प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। जो प्राक्कलन समिति जो होती है उस संसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है। ऑप्शन ए है दोनों सदनों के सदस्यों से, बी है राज्यसभा के सदस्यों से, या सी है आपका लोकसभा के सदस्यों से, या फिर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी लोकसभा के सदस्यों से ये क्या की जाती है, गठित की जाती है। आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक उद्यम के बारे में, बी है आपका बी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक आश्वासनों के बारे में, सी है आकलनों के बारे में, या डी है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। 31 का आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अभी तक संसदीय समिति का गठन नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। मंत्री परिषद एक प्रस्ताव कौन सा रख सकती है। ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव, बी है भर्त्सना प्रस्ताव, सी है आपका स्थगन प्रस्ताव, या डी है आपका विश्वास प्रस्ताव। तो क्या हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव जो होता है ये भारत की मंत्री परिषद रख सकती है। आंसर नंबर आपका सी। अगला प्रश्न आपका 33 प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है। ऑप्शन ए है आपका अल्पावधि चर्चा, बी है प्रश्नकाल, सी है स्थगन प्रस्ताव, या डी है आपका शून्यकाल। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 प्रश्न है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि ए नंबर सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, बी है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, सी है किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, है ना, और डी है आपको डी नंबर ऑप्शन है कि कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी संसदीय महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद का सचिवालय है ना किसके अधीन है। ऑप्शन ए है कि संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, बी है राष्ट्रपति के अधीन है, सी है सरकार के अधीन है,
और डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है ये सरकार से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? सरकार से स्वतंत्र होता है दोस्तों। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। तो आप लोग लास्ट में आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में ज़रूर आपको बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए हैं। चलिए 36 प्रश्न देखते हैं आपको कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है प्रतिबंधित है किससे प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन ए नंबर है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी है आपको न्यायिक समीक्षा से, सी है विपक्षी दल के नेता से, या फिर डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है भारतीय संसद की संप्रभुता, आंसर नंबर बी। तो ये आज आपका संसद खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे फिर सर्वोच्च न्यायालय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे इसी प्रकार से और आप सभी का तैयारी होता रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, और ये फेसबुक पेज है दोस्तों, तो इसे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और फिर दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें।